हाय फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन का ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है और इसका सेंटर यहाँ पे है और ये रेडियस फिक्स है। रेडियस फिक्स रहेगा तभी पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पे है अभी पार्टिकल, मान लीजिए कि रेडियस अगर बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है तो मोशन इस तरह से हो जाएगा, ऐसे। और अगर रेडियस घट रहा है तो मोशन इस तरह से हो जाएगा, ऐसे। तो अगर कोई पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब उस पार्टिकल का रेडियस फिक्स है, ये रेडियस चेंज नहीं होगा। पार्टिकल अभी मान लीजिए यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, तो रेडियस वेक्टर ये होगा रेडियल डायरेक्शन आर कैप, और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट डालेंगे इस पॉइंट पे, ये बताएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन टी कैप। और यही पार्टिकल अगर इस पे मूव करते करते यहाँ पे आ गया तो ये होगा रेडियल डायरेक्शन और ये हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन टी कैप। तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन इस पार्टिकल का लगातार चेंज करेगा, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन बदल रहा है। तो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन समझ में आया होगा। आइए अब एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराएंगे और फिर उस पार्टिकल का रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालते हैं। और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का अगर एक्सीलरेशन मिल गया तो उसी एक्सीलरेशन को पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक। इसका सेंटर यहाँ पे है, ये रेडियस है और ये रेडियस फिक्स है, कांस्टेंट है। इस सेंटर को ओरिजिन मान रहे हैं 0,0। इस पॉइंट का नाम O है और इस पॉइंट का नाम P, पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। तो इस सेंटर को ओरिजिन मानते हुए इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान रहे हैं, x एक्सिस, और ये y एक्सिस। z एक्सिस नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड होगा, पर यहाँ पे z एक्सिस नहीं लेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन 2D मोशन है, एक प्लेन पे मोशन होता है। मान लीजिए कि पार्टिकल अभी यहाँ पे है, पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो ये होगा रेडियल डायरेक्शन आर कैप और ये होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन टी कैप। और पार्टिकल का मोशन इस तरह से है, इस तरह से पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है, ऐसे। और मान लेते हैं कि x एक्सिस के साथ रेडियस वेक्टर का जो एंगल है ये अभी थीटा है। x डायरेक्शन को i कैप बोलते हैं, y डायरेक्शन को j कैप का डायरेक्शन बोलते हैं, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड k कैप का डायरेक्शन होगा z एक्सिस में। और ये मोशन 2D है, आई कैप और जे कैप से ही काम चल जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आई कैप डायरेक्शन को दिखाएं तो ये होगा आई कैप का डायरेक्शन, और इस आई कैप के परपेंडिकुलर होगा जे कैप का डायरेक्शन, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल है रेडियस वेक्टर रेडियल डायरेक्शन और आई कैप के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल भी रेडियल डायरेक्शन और आई कैप के बीच का एंगल है, तो ये भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा और ये आई कैप ये जे कैप, तो ये 90, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और फिर ये रेडियल डायरेक्शन और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ये फिर से 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा। तो यहां पे एक चीज देखिए, इस पार्टिकल का रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा, लेकिन आई कैप और जे कैप वाला डायरेक्शन फिक्स है। आई कैप और जे कैप फिक्स डायरेक्शन है, और पार्टिकल का रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन इस पाथ पे लगातार चेंज करेगा, क्योंकि पाथ के हर एक पॉइंट पे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो इस आर कैप को, रेडियल डायरेक्शन को आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं। आर कैप इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। आर कैप को अगर आई के तरफ झुकाएंगे, कंपोनेंट लेंगे, तो कॉस थीटा आई कैप आएगा और साइन थीटा जे कैप आएगा इस तरफ का कंपोनेंट। तो आर कैप इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक, इसी तरह से टी कैप को भी आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है, तो टी कैप को लिख सकते हैं कॉस थीटा जे कैप और साइन थीटा माइनस आई कैप। टी कैप को लिख सकते हैं कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा माइनस आई कैप। तो इस माइनस को यहां पे लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहां पे, इसको यहां पे लिख देते हैं माइनस ये। तो ये आर कैप और टी कैप आई और जे कैप के टर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये रेडियस वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। इस रेडियस वेक्टर को इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर इस पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन ही तो बता रहा है। तो ये रेडियस पोजीशन वेक्टर भी बोला जा सकता है इस पार्टिकल का। तो रेडियस वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और फिर इसका डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से लिखते हैं वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और फिर इसका डायरेक्शन। तो इसी तरह से इस आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कि रेडियस कितने लेंथ का है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर आर वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये आर वेक्टर हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा, तो आर क्या ये। तो ये आर वेक्टर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी है। तो पोजीशन वेक्टर को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा पार्टिकल का। तो करिए इसको डिफरेंशिएट, तो ये आएगा डी आर वाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का, और ये बराबर यहाँ पे आर कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, इसका रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है, तो ये आर कांस्टेंट टर्म बाहर, और डिफरेंशिएट करेंगे इस आर कैप को, तो डी आर कैप बाई डी टी।
तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा यहाँ से, आर कांस्टेंट है बाहर, और डी आर कैप को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और आर कैप यहाँ पे दिख रहा है, ये आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, पर वो थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आर कैप का वैल्यू कॉस थीटा आई कैप, तो इसको लिख सकते हैं डी कॉस थीटा आई कैप बाई डी टी प्लस डी साइन थीटा आई कैप बाई डी टी, साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप बाई डी टी, ये। तो अब यहाँ पे इसको डी कॉस थीटा बाई डी टी को इस तरह से लिख सकते हैं, ये डी कॉस थीटा बाई डी थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी इंटू है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और डी कॉस थीटा बाई डी टी बचेगा, तो इसको डी कॉस थीटा बाई डी टी, यानी कि इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डी थीटा से डी थीटा कटेगा तो डी कॉस थीटा बाई डी टी यही मिलेगा, यही डी कॉस थीटा बाई डी टी। लेकिन इस चीज को इस फॉर्म में लिखने से एक फायदा ये है कि यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन अब थीटा के रिस्पेक्ट में आ गया है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी सामने में ऐसे ही रहेगा ये। तो यहाँ पे डी कॉस थीटा बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और फिर सामने डी थीटा बाई डी टी लगा देंगे। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी, और ये आई कैप, ये बाहर में रेडियस है, रेडियस का मैग्नीट्यूड प्लस, इसको मिटा देते हैं अब। इसी तरह से साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा, और टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी थीटा बाई डी टी जे कैप, ये। अब इसी चीज को यहां पे लिख लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू, ये आर बाहर में है इनटू, यहाँ पे ठीक से देखिए तो डी थीटा बाई डी टी इसमें भी है और इसमें भी है, तो डी थीटा बाई डी टी को कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर में आर होगा और डी थीटा बाई डी टी आएगा, और अंदर में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये। तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू आर रेडियस और ये डी थीटा बाई डी टी, ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये पढ़े हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको ओमेगा लिख देते हैं, डी थीटा बाई डी टी, और ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये क्या है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये तो टी कैप है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो इसको लिख सकते हैं टी कैप,
टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो देखिए इस पार्टिकल का वेलोसिटी ओनली टेंजेंशियल डायरेक्शन में आया है ओमेगा आर मैग्नीट्यूड का। इस पार्टिकल में रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि रेडियस को कांस्टेंट माने हैं और प्योर सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट ही होता है। तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आर होता है। इसको साइड में लिख लेते हैं यहां पे। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा आर टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब इसी वेलोसिटी वेक्टर को एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन वेक्टर मिलेगा। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि एक्सीलरेशन टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में कितना कितना आता है। वेलोसिटी तो रेडियल डायरेक्शन में नहीं आया, 0 आया। टेंजेंशियल डायरेक्शन में आया वेलोसिटी ओमेगा आर। तो इसी को एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में आइए डिफरेंशिएट करते हैं। डी भी वेक्टर बाय डी टी करेंगे तो एक्सीलरेशन वेक्टर मिलेगा, और ये इक्वल टू आर ओमेगा और टी कैप। इसको डिफरेंशिएट करना है तो आर कांस्टेंट है, ये तो पहले बाहर निकल जाएगा, और अंदर में ओमेगा और टी कैप बचा। तो ओमेगा और टी कैप को अब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें u इंटू भी वाला फॉर्म लगा देते हैं। u इंटू भी, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो u को बाहर निकालो, v को डिफरेंशिएट करो, और प्लस v को बाहर निकालो, u को डिफरेंशिएट करो। ऐसा एक रूल है डिफरेंशिएशन का, u इंटू भी वाला फॉर्म अगर रहेगा तो इसी पे इसको लगाते हैं। तो इसमें ओमेगा को बाहर निकालते हैं और टी कैप को डिफरेंशिएट करते हैं, डी टी कैप बाई डी टी, और प्लस टी कैप को बाहर निकालेंगे और ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी ये आएगा। ठीक, तो एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू आएगा, आर बाहर में है और ओमेगा, और टी कैप को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पुट करेंगे, और टी कैप यहाँ पे दिख रहा है तो टी कैप को यहाँ पे अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी टी कैप बाय डी टी ये आएगा, टी कैप ये है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी थीटा बाई डी टी जे कैप, और फिर माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी थीटा बाई डी टी आई कैप, ये होगा डी थीटा बाई डी टी। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, और माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, ये। तो इसमें से टी कैप का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया। अब प्लस टी को बाहर निकालेंगे, टी कैप को, टी कैप है, टी कैप को बाहर निकालेंगे और ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसको मिटा देते हैं,
प्लस टी कैप को बाहर निकालना है और टी कैप यहाँ पे है कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ये है टी कैप बाहर और ओमेगा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी ओमेगा बाई डी टी, ये तो ये है एक्सीलरेशन वेक्टर। ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे अभी, इसको ऊपर में यहां पे लिखते हैं। एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू आर बाहर में है और अंदर में ओमेगा, और फिर यहाँ पे देखिए डी थीटा बाई डी टी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में से डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं और डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो अगर यहाँ से डी थीटा बाई डी टी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी भी ओमेगा ही है, तो यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू माइनस साइन थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा जे कैप और माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा आई कैप। ये इन दोनों में से माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं बाहर में, तो माइनस को भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉमन में, और प्लस कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप और डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, ये तो अब यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन वेक्टर इक्वल टू, इस आर को अब अंदर घुसाते हैं तो ये आर इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये क्या है, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो ये तो रेडियल डायरेक्शन है आर कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे आर कैप इसके बदले, और फिर प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, और ये आर इसके साथ भी आएगा तो यहाँ पे आर डी ओमेगा बाई डी टी और फिर कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ये क्या है कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है टी कैप, यहाँ पे टी कैप आएगा, ये आया एक्सीलरेशन वेक्टर। अब इसको मिटा देते हैं नीचे में, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इस पार्टिकल में एक्सीलरेशन रेडियल डायरेक्शन में माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि इस पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, रेडियल में इतना और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना, तो इसको सेपरेटली अलग अलग लिख लेते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन है। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ओमेगा स्क्वायर आर का एक्सीलरेशन रेडियल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ है पार्टिकल में, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ये डायरेक्शन अगर आर कैप है तो इसके ठीक अपोजिट में ये डायरेक्शन माइनस आर कैप होगा, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस आर कैप है, तो ओमेगा स्क्वायर आर इतना एक्सीलरेशन इस पार्टिकल में इस डायरेक्शन में है, यानी कि सेंटर के तरफ, इस डायरेक्शन को बोला जाता है टुवर्ड्स द सेंटर या फिर रेडियली इनवर्ड, और इस डायरेक्शन को बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। अगर ये है सर्किल, इस पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल यहाँ पे है,
तो ये डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड और ये डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड और ये रेडियली इनवर्ड। इन दोनों डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियल डायरेक्शन के लाइन पे ही होता है इनवर्ड और आउटवर्ड। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे दो एक्सीलरेशन है पार्टिकल में, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ये है ओमेगा स्क्वायर आर। जब रेडियली इनवर्ड लिख दिए तो ये नेगेटिव साइन लगाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन रेडियली इनवर्ड को ही इंडिकेट कर रहा है। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन है टेंजेंशियली आर डी ओमेगा बाई डी टी, आर डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे ये डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है। तो जिस तरह से dv बाई dt को लीनियर एक्सीलरेशन बोलते हैं, उसी तरह से डी ओमेगा बाई dt को एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये हम लोग पढ़े भी हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r और इसको लिख सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। डी ओमेगा बाई dt यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये है एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियली इनवर्ड। अब इन दोनों पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आर, और रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा नहीं क्योंकि रेडियस फिक्स रहता है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर ओमेगा आर, ठीक। और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी ये आया, और डी ओमेगा बाई डी टी ये है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इसी को एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा बोलते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा और r ये। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस, ये भी हम लोग पहले पढ़े हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा r। और यहाँ से भी यही आया, पर यहाँ पे एक चीज न्यू मिला, नया ये मिला कि इस पार्टिकल में, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे इस पार्टिकल में रेडियल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होता है, और वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये चीज नया मिला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर है तो ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये आर, तो इस आर से एक आर यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आएगा वी स्क्वायर बाय आर टुवर्ड्स द सेंटर। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। और रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा। ये रेडियल और ये टेंजेंशियल हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ए नेट एक्सीलरेशन लिखा जाएगा इन दोनों का वेक्टर सम अंडर रूट रेडियल डायरेक्शन के एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सीलरेशन का स्क्वायर, और प्लस 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 चला जाएगा, क्योंकि cos थीटा की जगह पे cos 90 आएगा और cos 90 0, तो ये इतना ही रहेगा। ये होगा ए नेट किसी पार्टिकल का। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है
और इसका अल्फा है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और रेडियस 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस। और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल में एक्सीलरेशन कितना होगा? तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे इस पार्टिकल में 2 एक्सीलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा अल्फा आर के बराबर और अल्फा है 5 इंटू रेडियस है 2, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये। और एक एक्सीलरेशन इस पार्टिकल में रेडियल डायरेक्शन में भी होगा v स्क्वायर बाय आर टुवार्ड्स द सेंटर, ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है सेंटर के तरफ ये। तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा v स्क्वायर बाय आर और वेलोसिटी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 बाय आर है 2, तो 2 से ये कटेगा 50, तो ये आएगा रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 50। तो ए आर और ए टी मिल गया तो यहाँ से ए नेट मिल जाएगा। इस पार्टिकल पे इस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन कितना है ये मिल जाएगा, ए नेट अंडर रूट ए आर का स्क्वायर, तो ए आर है 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, टेंजेंशियल है 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट 2500 प्लस 100 अंडर रूट 2600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा नेट एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का इस वक्त। ठीक, तो नेट एक्सीलरेशन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का अब आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आइए सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स देख लेते हैं कि पार्टिकल पे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना कितना फोर्स लगता है, ये फोर्स देख लेते हैं। इसी रेडियल एक्सीलरेशन को पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स आएगा, और इसी पार्टिकल के मास को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आएगा। तो आइए फोर्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ये रेडियस, और पार्टिकल कहीं भी हो सकता है इस पाथ पे, अभी मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये रेडियल डायरेक्शन और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे टेंजेंशियल रेडियल डायरेक्शन में रेडियली इनवर्ड एक्सीलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। जब यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दिए रेडियली इनवर्ड तो ये माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि माइनस इसी डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, ये भी इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है ये अल्फा आर एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस। तो अगर फोर्स निकालने रेडियल डायरेक्शन में तो फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन आएगा टुवार्ड्स द सेंटर। इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं अभी m है, तो m इंटू रेडियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या फिर m और ये वी स्क्वायर बाय आर, ये है रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर। और फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ये आएगा मास इनटू टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन अल्फा आर, ये अल्फा आर टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंजिंग रेट। टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के वेलोसिटी का चेंजिंग रेट dv/dt।
यही है टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन अल्फा आर dv बाई dt। तो इसको ये भी लिख सकते हैं मास इंटू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी। ये तो ये रेडियल डायरेक्शन का फोर्स और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत सारे टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, जैसे किसी स्ट्रिंग से मास को बांध के मास को इस तरह से घुमा देंगे ऐसे, तो वो मास भी सर्कुलर मोशन करेगा। प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रहा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सब सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड से एक मास को बांध दिए हैं। ये बॉल है, इसका मास m है। अगर इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे देंगे तो ये मास, ये बॉल इस तरह से घूमने लगेगा, रोटेट करेगा। तो बॉल का ये मोशन सर्कुलर मोशन है। जैसे किसी प्लैनेट से फिक्स रेडियस, फिक्स डिस्टेंस पे अगर कोई सैटेलाइट इस तरह से घूम रहा है तो सैटेलाइट का ये मोशन भी सर्कुलर मोशन है। जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस, फिक्स रेडियस पे घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन के इस मोशन को भी सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल पे रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियली इनवर्ड एक फोर्स होता है, m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर बाय r। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देखिए, इस बॉल पे रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, यहाँ पे इस सैटेलाइट पे रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, यहाँ भी इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के तरफ रेडियल डायरेक्शन में एक फोर्स होगा। जब तक रेडियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा तब तक पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स है। वो फोर्स किसी भी नेचर का हो सकता है। जैसे यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में ये फोर्स स्ट्रिंग टेंशन के रूप में है, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड ये फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में है। प्लैनेट का मास है कैपिटल M, सैटेलाइट का मास है स्मॉल m, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इस सैटेलाइट पे इस डायरेक्शन में। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग, G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। ये r है प्लैनेट के सेंटर से सैटेलाइट के बीच का ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेडियली इनवर्ड वाला फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में है और यहाँ पे रेडियली इनवर्ड वाला फोर्स ये न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच भी अट्रैक्शन होता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियली इनवर्ड वाला ये फोर्स, ये m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर बाय r इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में है। तो इसी रेडियली इनवर्ड वाला फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिंग टेंशन, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्ब फोर्स, इन सब फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, सभी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल पे या ऑब्जेक्ट पे
टुवार्ड्स द सेंटर एक फोर्स है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स किसी भी नेचर का हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला नेचर, या फिर स्ट्रिंग टेंशन, किसी भी नेचर का फोर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस सैटेलाइट पे या फिर इस इलेक्ट्रॉन पे या फिर इस बॉल पे टुवार्ड्स द सेंटर जो ये फोर्स है, ये इसके वजह से इस सैटेलाइट को इस डायरेक्शन में मूव कर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में चला जाना चाहिए सेंटर के तरफ। लेकिन ये सैटेलाइट सेंटर के तरफ नहीं जाता है, ये बॉल सेंटर के तरफ नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके नहीं गिरता है। यानी कि इस सैटेलाइट का रेडियल डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं। रेडियल डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे पार्टिकल का रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं होता है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं, रेडियस फिक्स है। इसका मतलब इस सैटेलाइट पे या फिर इस इलेक्ट्रॉन पे या फिर इस बॉल पे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तभी तो रेडियल डायरेक्शन में मोशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो रेडियल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दिख रहा है, तो इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अज्यूम किया जाता है। इसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल कोई रियल फोर्स नहीं है, इमेजिन किया गया इमेजिनरी फोर्स है, क्योंकि इस सैटेलाइट का रेडियल डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं और रेडियली इनवर्ड एक फोर्स दिख रहा है, पर ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जाता नहीं है, इसलिए इस पे फोर्स बैलेंस होगा। तो इस पे फोर्स बैलेंस करने के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का, इसी के बराबर का फोर्स एज्यूम कर लिया जाता है। उसी एज्यूम वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल रियल फोर्स नहीं है, ये एक सूडो टाइप का फोर्स है, सूडो फोर्स है एक्चुअल में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा m⍵²r, जो कि अभी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे टेंशन के रूप में मौजूद है ये फोर्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के रूप में ये फोर्स मौजूद है। तो इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बाहर ले लेंगे, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इस पे फोर्स बैलेंस करना है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होगा F सेंट्रीफ्यूगल, ये भी इतना ही के बराबर होगा m⍵²r, m⍵²r या फिर mv²/r, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है, और मैग्नीट्यूड m⍵²r या फिर mv²/r। तो यहाँ पे इस फिगर में रेडियली इनवर्ड टेंशन है, स्ट्रिंग टेंशन, और रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे m⍵²r या फिर mv²/r, ये F सेंट्रीफ्यूगल होगा mv²/r या फिर m⍵²r। तो ये सेंट्रीफ्यूगल इस स्ट्रिंग टेंशन को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग टेंशन बराबर होगा mv²/r के। स्ट्रिंग टेंशन बराबर mv²/r या फिर m⍵²r। ये यहाँ पे इस सैटेलाइट पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इसको बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रेडियली आउटवर्ड होता है, और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रेडियली इनवर्ड है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये रियल फोर्स है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं।
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दिख रहा है G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, और रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल, और ये बराबर mv स्क्वायर बाय आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। और ये मास, यहाँ का मास है इस सैटेलाइट का, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका मास है ये, तो mv स्क्वायर बाय आर ये, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। तो किसी एक को ले लेंगे mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर में से। तो यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे इस सैटेलाइट का प्लैनेट से ये डिस्टेंस, ये रेडियस दे के इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछा जा सकता है, तो यहीं से निकल जाएगा। इसका रेडियस अगर ये गिवन हो और टेंजेंशियल वेलोसिटी ये पूछा जाए, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ही तो है। तो यहाँ पे एक रेडियस से एक रेडियस कटेगा, इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कट जाएगा, इसका मास है ये भी और इसी का मास है ये, और ये कैपिटल M है प्लैनेट का मास। तो प्लैनेट का मास और ये रेडियस अगर दे देगा तो इस सैटेलाइट का टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। तो देखिए इसको ठीक से। अब आइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाय आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर ये होता है, अभी अभी हम लोग देखे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन आना चाहिए, तभी उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसको समझिएगा ठीक से। मान लीजिए कि इस तरह से कोई ग्लास है एक, और इसमें इस ग्लास के वॉल पे यहां पे एक पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है ग्लास के अंदर, ग्लास के वॉल पे। तो इसका मोशन ऐसा होगा, ऐसा। तो इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? रेडियली आउटवर्ड इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के प्लेन पे रेडियली आउटवर्ड। तो सर्कुलर मोशन का प्लेन तो यही प्लेन होगा, ये इसी प्लेन में सर्कुलर मोशन इस प्लेन पर हो रहा है। तो इसी प्लेन में पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड ले लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन mv स्क्वायर बाय आर। मान लीजिए कि एक बड़ा सा बॉल है और बॉल के सरफेस पे एक पार्टिकल है, इस तरह से एक बड़ा सा बॉल है और इस बॉल के सरफेस पे यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है m, स्मॉल m, और ये बॉल इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो बॉल इस तरह से रोटेट कर रहा है तो बॉल के सरफेस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल भी इस तरह से बॉल के साथ साथ रोटेट करेगा। तो पार्टिकल का मोशन, ओनली अगर पार्टिकल को देखें तो इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा अगर ये बॉल इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्टिकल इस तरह से रोटेट करेगा, ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। यहाँ पे इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन इस तरह से होगा। और यहाँ पे ये है बॉल का रेडियस कैपिटल आर, बॉल का रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ पे सबसे पहले
ये देखेंगे कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका सेंटर कहाँ पे है? तो इस सर्कुलर मोशन का सेंटर तो ये नहीं है, ये तो ये इस बॉल का सेंटर है। इस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ पे है, क्योंकि ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये है सेंटर, ये है पार्टिकल, तो ये होगा रेडियस स्मॉल r। अब देखेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कौन से प्लेन पे हो रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन इस प्लेन पे हो रहा है। इसी प्लेन पे ये बॉडी, ये पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इसके मोशन का प्लेन ये है, हॉरिजेंटल प्लेन। तो इस प्लेन पे पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के प्लेन पे पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय r। और ये r, ये स्मॉल r इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का रेडियस है, इस बॉल का रेडियस नहीं है ये r। mv² बाय r में ये r सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं अब सर्कुलर मोशन हो रहे पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो समझ में आया होगा, डायरेक्शन भी अब आप लोग ले लेंगे। आइए अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। मान लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर है, ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस नॉर्मली आउटवर्ड या फिर नॉर्मली इनवर्ड फ्रॉम द बोर्ड है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये प्लेटफॉर्म इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है जिसका मास m है। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है, तो इस पे जो ये पार्टिकल रखा है ये भी रोटेट करेगा। तो ये पार्टिकल इस तरह से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है और इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का रेडियस यही r होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने दूर में ये पार्टिकल रखा है यही होगा इस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड सर्कुलर मोशन के प्लेन पे। तो यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन इस बोर्ड के प्लेन पे हो रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन भी पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड बोर्ड के प्लेन पे ही होगा, m²r। m²r। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भागना चाहेगा या फिर भागेगा भी, तो इस पार्टिकल पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इस प्लेटफॉर्म और पार्टिकल के बीच कांटेक्ट में फ्रिक्शन है, तो इस पे ये बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेडियली इनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस पे। इस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू, इस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये म्यू है प्लेटफॉर्म और पार्टिकल के बीच कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये पार्टिकल इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ऐसे, तो पार्टिकल और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में जो दबाव होगा वो दबाव ओनली पार्टिकल के वेट के वजह से होगा। नॉर्मल रिएक्शन बराबर वेट।
तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इस पार्टिकल के वेट के बराबर आएगा, तो म्यू इंटू एम जी। ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पार्टिकल पे जो इस डायरेक्शन में इतना लग सकता है। यहाँ पे इस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट है। ये लिमिटिंग वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि इस डायरेक्शन में ये फोर्स इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। लेकिन इस डायरेक्शन के फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, इस प्लेटफॉर्म के ओमेगा को बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये एम ओमेगा स्क्वायर आर इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो इस फोर्स को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, पर इसका एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ओमेगा और बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, और ओमेगा को और बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये अपना लिमिट पे पहुंच गया होगा, तो अब ये नहीं बढ़ेगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जिस ओमेगा पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, वो ओमेगा मैक्सिमम होगा इस पार्टिकल को मूव नहीं करने के लिए। और ओमेगा का वैल्यू अगर उससे भी बढ़ा देंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल इस लिमिटिंग फ्रिक्शन पे भारी पड़ जाएगा, तब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। यहाँ पे ये फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू एम जी, ये जब तक बड़ा या बराबर रहेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के, तब तक ये पार्टिकल रेडियल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गया इससे, तब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। और इस क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा है, और इसको कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो है वो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, इस पार्टिकल का मास, और जी कांस्टेंट। तो जिस वक्त ये एम ओमेगा स्क्वायर आर म्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा, उस वक्त जो ओमेगा होगा इस प्लेटफॉर्म का, वही मैक्सिमम ओमेगा होगा इस पार्टिकल को मूव नहीं करने के लिए। तो ओमेगा मैक्स यहाँ से निकाल सकते हैं इन दोनों को बराबर करके, म्यू एम जी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कटेगा और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा म्यू जी बाय आर, म्यू जी बाय आर, इस पे रूट, क्योंकि ओमेगा पे स्क्वायर है। तो ये ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ओमेगा का वैल्यू इससे ज़्यादा कर देंगे तो ये पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भाग जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इस लिमिटिंग फ्रिक्शन पे भारी पड़ जाएगा। तो ओमेगा मैक्स यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। इस पे और भी क्वेश्चन बन सकता है। यहीं पे इस प्लेटफॉर्म का ओमेगा दे देगा और इस पार्टिकल और प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट का म्यू दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओमेगा और म्यू दे देगा और ये आर पूछ देगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूर में पार्टिकल को रखें ताकि ये पार्टिकल रेडियल डायरेक्शन में मूव न कर जाए। ये आर पूछ देगा, तो ये आर भी यहीं से निकल जाएगा। यानी कि ओमेगा, म्यू, जी और आर, इन चारों वेरिएबल में से कोई भी तीन दे के चौथा पूछ सकता है। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। यहीं पे ओमेगा का वैल्यू ले लेते हैं 5 रेडियन पर सेकेंड, म्यू का वैल्यू ले लेते हैं 0.5 और आर इक्वल टू वाट। यही कर लेते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो ये ओमेगा का वैल्यू है 5 इक्वल टू अंडर रूट म्यू का वैल्यू 0.5, जी का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू पता करना है। तो रूट को यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर आएगा, तो रूट को यहाँ से हटाइए और 5 पे स्क्वायर दीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25। तो यहाँ से आर इक्वल टू 0.5 इंटू 10 बाई 25, आर इक्वल टू 0.5, यहाँ पे पॉइंट से ये 10 कट जाएगा, तो 5 बाई 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r इंटू 25, r इंटू 25 इक्वल टू 5,
ये, तो r इक्वल टू 5/25, तो ये 5 से कट जाएगा, 1/5 मीटर ये। तो इस r का वैल्यू 1/5 मीटर आया। 1/5 यानी कि 0.2 मीटर ये। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर पार्टिकल को एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0.2 मीटर पे रख देंगे तो ये पार्टिकल इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे इस तरह से मूव करता रहेगा 0.2 मीटर के रेडियस पे, लेकिन ये रेडियल डायरेक्शन में नहीं भागेगा, क्योंकि नहीं भागने वाले कंडीशन से ये आर निकाले हैं। ठीक, तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेना सीख गए। अगले लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।